चंपावत की आदमखोर बाघिन जंगलों में घूम रही थी। करीब करीब 435 लोग वो मार चुकी थी। जिम कॉर्बेट साहब चंपावत की बाघिन को मारने के आखिरी चरण में थे। इस दौरान तहसीलदार को उन्होंने बुलवाया था। तहसीलदार से उनकी मुलाकात होनी थी चंपावत के फॉरेस्ट बंगलो में। तहसीलदार को इसलिए बुलाना था क्योंकि उन्हें एक बीट ऑर्गेनाइज करनी थी। क्योंकि जिम कॉर्बेट के दिमाग में चल रहा था कि टाइग्रेस को पकड़ने के लिए हाके का इंतजाम करना बहुत जरूरी है, और हाके का इंतजाम अगर कोई कर सकता था तो वो था एक व्यक्ति, जो था तहसीलदार। जिम कॉर्बेट साहब के बुलावे पर तहसीलदार दिन के समय में कॉर्बेट साहब से मिलने के लिए आ गए। दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद तहसीलदार ने कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम से पास के गांव में जाना है, वो शाम को दोबारा मिलने आएंगे। और कॉर्बेट साहब ने कहा कि रात को यहीं रुकिएगा। तहसीलदार ने कहा, हाँ जी सर, मैं रात को यहीं रुकूंगा। दिन में जिम कॉर्बेट साहब जंगल की तरफ चले गए टाइग्रेस की खोज में। तहसीलदार साहब अपने काम से चले गए। वहां जब वो गांव वालों से मिल रहे थे, अपना काम कर रहे थे, बातचीत में उन्होंने बताया कि शाम को वो जाएंगे कॉर्बेट साहब से मिलने के लिए और रात को रुकेंगे चंपावत फॉरेस्ट बंगलो में। जैसे ही ये बात उन्होंने बोली, गांव वाले चौंके। बोलो, क्या कह रहे हैं हुजूर? चंपावत के उस भूतिया बंगले में आप रुकेंगे? तहसीलदार ने कहा, भूतिया बंगला? वो चंपावत का फॉरेस्ट बंगला है हुजूर। फॉरेस्ट में है, लेकिन भूतिया बंगला है। कितने ही लोग वहां मर चुके हैं, उनमें से कुछ तो ऊपर चले गए, कितने ही अभी भी वहीं रह रहे हैं, और कितने ही अपने रहने वालों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। यानी वहां पर इंसान की मौत आ जाती है और आत्मा वहीं फंस कर रह जाती है। पहले तो तहसीलदार को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब एक के बाद एक गांव वाला उस बात पर मुहर लगाता चला गया, तो तहसीलदार को जिस बात पे शक था, उस बात पर यकीन हो चला। शाम के वक्त तहसीलदार चंपावत फॉरेस्ट बंगलो की तरफ कदम बढ़ा के चले जा रहे थे। पीछे पीछे चल रहा था उनका चपरासी, कंधे पर थी उसके शॉटगन। तहसीलदार को इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि यहाँ पर आदमखोर बाघिन घूम रही है। उन्हें केवल एक बात का डर था कि कॉर्बेट साहब से मैंने बोल दिया है रात यहीं रुकूंगा, लेकिन अब क्या करूं? कॉर्बेट साहब तो डेप्यूटी कमिश्नर साहब के मित्र हैं, उन्हें मना करूंगा तो कहीं नौकरी ना चली जाए। यही ऊहापोह में तहसीलदार साहब आगे बढ़ते जा रहे थे। चंपावत का फॉरेस्ट बंगला, जिसे कि गांव वालों ने कहा था भूतिया बंगला, नजदीक आता जा रहा था। तरह तरह की कल्पनाएं मन को परेशान कर रही थी। नौकरी जाने का भी भय था, लेकिन अचानक उन्होंने सोचा, भाड़ में जाए नौकरी, जान है तो जहान है। अरे अगर जिंदा ही नहीं बचूंगा तो नौकरी कहां से बचेगी? अगर उस भूत ने मुझे मार दिया तो नौकरी का क्या करूंगा? तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं कॉर्बेट साहब को मना कर दूंगा, चाहे नौकरी चली जाए, लेकिन मैं रात तो नहीं गुजारूंगा। ये सोचते सोचते तहसीलदार साहब पहुंच गए चंपावत फॉरेस्ट बंगलो में। कॉर्बेट साहब वरांडे में बैठ के चाय पी रहे थे। उन्होंने कहा, आइए आइए तहसीलदार साहब, बैठिए, सही वक्त पे आए हैं, चाय आपका इंतजार कर रही है। डरे सहमे तहसीलदार ने चाय का कप हाथ में लिया, बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। बार बार मुड़ के देख रहे थे वरांडे के बगल में कमरे के दरवाजे को, और कॉर्बेट साहब बार बार ये बात देख रहे थे कि ये तहसीलदार मेरे कमरे के दरवाजे को क्यों देख रहे हैं। हल्का फुल्का नाश्ता हुआ, सारी बातें हुई। अपनी सारी तैयारियों के बारे में तहसीलदार ने कॉर्बेट साहब को अवगत कराया, और उसके बाद अचानक से कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। बोले, हुजूर मैं चलता हूँ। कॉर्बेट साहब बोले, चलता हूँ? कहाँ? हुजूर अपने घर। अपने घर? अरे आपने तो कहा था रात यहीं रुकोगे। नहीं हुजूर, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे घर जाना होगा। अरे तो अंधेरा हो गया है, बाहर आदमखोर बाघिन घूम रही है, आपकी जान को खतरा है। जो काम है सुबह कर लेना, रात यहीं रुको। नहीं हुजूर, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बाघिन का कोई डर नहीं, मेरे पास ये 12 बोर की शॉटगन है,
अरे शॉटगन क्या करेगी, अचानक से उछल के आएगी बाघिन। टॉर्च भी तो नहीं है आपके पास, एक जरा सी लालटेन ही तो है। नहीं हुजूर, मुझे आदत है, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। जिद करके तहसीलदार दो दो कदम आगे बढ़ते जा रहे थे जब वो कॉर्बेट साहब से बात कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कहीं हाथ पकड़ के कॉर्बेट साहब उन्हें रोक ना ले। कॉर्बेट साहब ने फिर बोला, एक बार सोच लो तहसीलदार साहब, जान को बहुत खतरा है जहां आप जा रहे हो। नहीं हुजूर, कोई खतरा नहीं है, मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा, चौकस रहूंगा, लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए। कॉर्बेट साहब ने आज्ञा दे दी। तहसीलदार साहब इतना तेज चले कि कहीं कॉर्बेट साहब उन्हें वापस ना बुला ले। अब तहसीलदार साहब जंगल में चलते जा रहे थे पगडंडी पर। उनके पीछे पीछे चल रहा था चपरासी। उन्होंने चपरासी से शॉटगन हाथ में ले ली थी, लोड कर ली थी, सेफ्टी कैच हटा दिया था, ट्रिगर पर उंगली थी और एक लालटेन जिसकी रोशनी मुश्किल से 6-7 फीट दूर तक ही जा रही थी, उसके सहारे दोनों लोग चले जा रहे थे। मन तो अंदर से कांप रहा था दोनों का ही। तहसीलदार साहब का इसलिए कांप रहा था कि भूत से तो बच गया, हे भगवान उस बाघिन से भी बचा लेना। और उधर चपरासी मन में सोच रहा था, नौकरी की चिंता ना होती तो आज मुझे साहब के कहने पे अपनी जान खतरे में ना डालनी पड़ती। अरे ये उस रेस्ट हाउस में रुक ही जाते, मुझे कौन सा कमरे में रुकना था, मुझे तो स्टाफ के साथ रुकना था। दोनों के मन में ऊहा-पोह चल रही थी, लेकिन दोनों चले गए और सुरक्षित अपने घर भी पहुंच गए। इधर कॉर्बेट साहब के मन में चल रहा था कि कितना बहादुर इंसान है, इसे अपने घर की, अपने जरूरी काम की इतनी चिंता है कि इसने जान की भी परवाह नहीं की। 12 बोर की शॉटगन बाघिन के सामने क्या कर लेगी। अगर बाघिन ने पीछे से झपट्टा मारा, जो कि वो करती ही है, ये दोनों कैसे बचेंगे। ये करते करते कॉर्बेट साहब आ गए वरांडे में। शाम हो चली थी। अपने साथ आए कुक बहादुर खान को उन्होंने कहा, बहादुर खान खाने की तैयारी करो। बहादुर खान ने कहा, बस हुजूर थोड़ी ही देर है, उसके बाद निकाल रहा हूं रोटियां। खाने के इंतजार में कॉर्बेट साहब कुर्सी डाल के बैठ गए वरांडे में। सिगरेट सुलगाई। सिगरेट का धुआं उड़ाते उड़ाते वो सोच रहे थे चंपावन की बाघिन के बारे में। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब चुका था। चंपावत के जंगल पर एक अजीब सी खामोशी उतर रही थी। हवा चल रही थी, मगर पेड़ों के पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। दूर कहीं कौआ बोला, काऊ काऊ। कॉर्बेट ने वरांडे में बैठे बैठे बंगले के रूम की तरफ देखा। पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ऊंची छत, काली पड़ी लकड़ी, दरवाजे ऐसे जैसे कई सालों से किसी का इंतजार कर रहे हो। थोड़ी दूर पर कॉर्बेट के साथ आए हुए उनके नौकर भी बैठे थे। कॉर्बेट उनसे बोले, ये बंगला बड़ा खामोश है। जंगल की खामोशी अलग होती है, मगर यहाँ कुछ और भी लग रहा है। पास में ही बहादुर खान खाना बनाते बनाते सुन रहा था। उसने धीमे से जवाब दिया, साहब इस जगह की बातें लोग कम करते हैं और जो करते हैं वो रात में नहीं करते। कॉर्बेट ने मुस्कुराते हुए बोला, बहादुर मैं चंपावत टाइग्रेस को मारने के लिए आया हूं, अफवाहें सुनने के लिए नहीं। लेकिन उसी वक्त बंगले की छत से एक पुरानी लकड़ी चरमराई। सबने ऊपर देखा, कोई नहीं था। तभी एक नौकर बोला, कुछ कमरे सोने के लिए नहीं होते साहब, कुछ कमरे बस रात काटने के लिए होते हैं। कॉर्बेट ने हंसकर कहा, मैंने जंगल में कई रातें काटी हैं। जंगल में जानवर दिख जाता है साहब, कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। एक नौकर ने धीमे से कहा। कॉर्बेट ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिगरेट का कश लगाया, धुआं उड़ाया। उनकी आंखों में चिंता थी। अब ये चिंता चंपावत बाघिन के बारे में थी कि चंपावत की उस भूतनी के बारे में जिसके बारे में वो सोच रहे थे, नहीं मालूम। रात हो चुकी थी, काला अंधेरा, दूर पहाड़ों से ठंडी हवा नीचे उतर रही थी। खाना तैयार हो चुका था। बहादुर खान ने खाना लगाया। कॉर्बेट ने धीमे धीमे कुछ सोचते सोचते खाना खाया। एक भी शब्द किसी ने किसी से बोला नहीं। स्टाफ के कुछ लोग वरांडा में अपना बिस्तर डाल चुके थे। कॉर्बेट साहब का बिस्तर कमरे के अंदर तैयार कर दिया गया था।
उनके लिए पानी रख दिया गया था। अब कॉर्बेट साहब अपने रूम के अंदर सोने के लिए चले गए। बहादुर खान बगल वाले रूम में सोने के लिए चला गया और बाकी के जो नौकर थे वो स्टोर रूम में सोने के लिए चले गए। कॉर्बेट जब अपने कमरे में गए, कमरे में एक चारपाई थी, एक मेज, एक कुर्सी और दीवार पर पुरानी कीलें और कोने में एक काला सा दाग, जैसे कभी वहां पर दिया जलता रहा हो या फिर कुछ और जलता रहा हो। कॉर्बेट ने लालटेन वहां पर रखी, अपनी राइफल अपने पास रखी, जूते उतारे। बाहर से बहादुर खान की आवाज आई, साहब दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। कॉर्बेट ने कहा, हाँ बहादुर, गुड नाइट। बहादुर खान बोला, खुदा खैर करे साहब। कॉर्बेट रुक गए। उन्होंने कहा, क्या कहा? बहादुर खान ने बात बदल दी। बहादुर खान बोला, कुछ नहीं साहब, बस एक दुआ है। कॉर्बेट चारपाई में लेट गए, सोने की कोशिश कर रहे थे। बाहर जंगल में कभी कभी नाइट जार के बोलने की आवाजें आ रही थी। कमरे के अंदर लालटेन की लौ हल्की हल्की कांप रही थी। फिर अचानक टक, कॉर्बेट की आंख खुली। फिर टक टक, कुछ आवाज आ रही थी। अचानक आवाज बदल गई। अब धीरे धीरे वहां पर जूतों की आवाज आने लगी, जूते पहन के चलने की आवाज। साफ आवाज नजदीक से ही आ रही थी, कमरे के अंदर से ही आ रही थी। कॉर्बेट ने लालटेन की लौ तेज की, लालटेन को हाथ में पकड़ा, इधर से उधर घुमाया, कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी जूतों की आवाज रुक गई। अब नंगे पैरों किसी के चलने की आवाज आ रही थी। कॉर्बेट बार बार परेशान होके लालटेन को यहां से वहां घुमा रहे थे। कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सुनाई पड़ रहा था। कभी जूतों की आवाज, कभी नंगे पैर चलने की आवाज। कॉर्बेट उठ के बैठ गए। हुज देयर? कोई जवाब नहीं। कमरे में सिर्फ लालटेन की रोशनी थी। फिर आवाज लगाई, फिर आवाज आई, घिस घिस, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। कॉर्बेट ने धीरे से कहा, बहादुर, क्या ये तुम हो? कोई जवाब नहीं। आवाज अब कमरे के कोने से आ रही थी, घिस घिस। कॉर्बेट ने लालटेन उठाई और कोने की तरफ रोशनी की। कोना खाली था, लेकिन फर्श पर धूल में एक नई लकीर बनी थी, जैसे अभी अभी कोई चीज घसीटी गई हो। कॉर्बेट घबरा चुके थे, लेकिन चिल्लाए नहीं। उन्हें लगा, अगर चिल्लाऊंगा, बाहर वरांडे में सो रहे नौकर, स्टोर में सो रहे नौकर, बगल के कमरे में सो रहा बहादुर खान क्या सोचेंगे। कभी नहीं डरने वाले हमारे साहब आज तो डर गए। अब अचानक कॉर्बेट ने खुद से धीरे से बोलते हुए कहा, एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट, ये पुराना घर है, यहाँ पर चूहे भी हैं, हवा भी है, इसके अलावा कुछ नहीं। चूहों ने बना दी है ये लकीर। लेकिन तभी लालटेन की लौ अचानक लंबी हो गई। कमरे की दीवार पर एक परछाई बनी, एक आदमी जैसी। कॉर्बेट ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर परछाई अभी भी थी। सिर झुका हुआ, कंधे नीचे, जैसे कोई बहुत थका हुआ इंसान खड़ा हो। कॉर्बेट की सांस धीमी हो गई। कॉर्बेट ने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने सिर उठाया। कॉर्बेट ने महसूस किया कि कमरे की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत पुरानी, जैसे किसी ने कई सालों के बाद बोलने की कोशिश की हो। आवाज, मत जाओ। कॉर्बेट का गला सूख गया। कॉर्बेट ने बोला, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मुझे यहां अकेला मत छोड़ो। कॉर्बेट बुरी तरह से घबरा गए, पसीना पसीना। कॉर्बेट ने पलंग से उठ के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दिमाग तो काम कर रहा था, शरीर काम ही नहीं कर रहा था, पैर काम ही नहीं कर रहे थे। कॉर्बेट धड़ाम से नीचे गिरे। बगल के कमरे में बहादुर खान की नींद टूट गई। गिरने की आवाज उसने सुन ली थी, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। कॉर्बेट फिर खड़े हुए, दीवार का सहारा लेकर दरवाजे तक पहुंचे। कुंडी खोलने की कोशिश की, कुंडी बर्फ जैसी ठंडी थी। दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी कमरे के अंदर से एक और आवाज आई, टक टक टक। अब आवाज चारपाई के पास से आ रही थी। कॉर्बेट ने मुड़कर देखा, चारपाई धीरे धीरे हिल रही थी, पहले हल्की, फिर तेज। कर कर की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अदृश्य आदमी उसके नीचे से
चारपाई को धक्का दे रहा हो। कॉर्बेट ने राइफल जो कि उनके हाथ में थी उस तरफ घुमाई। अपने आप को जाहिर कर दो, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तभी अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। अब कॉर्बेट को अंधेरे में सिर्फ अपनी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अपनी सांस के अलावा दूसरी सांस भी सुनाई देने लगी, यानी उनके बगल में अंधेरे में कोई खड़ा था। अब वो आवाज एकदम कॉर्बेट के कान के बगल से आ रही थी और कॉर्बेट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बगल में हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करे। बहुत हिम्मत करके कॉर्बेट ने हल्का सा हाथ उस तरफ बढ़ाया। अचानक उनकी उंगलियां किसी ठंडी चीज से छू गईं। न कपड़ा न लकड़ी, कुछ ऐसा जैसे कि कोई ठंडी त्वचा हो। कॉर्बेट पीछे हटे। तभी किसी ने उनके कंधे के पास फुसफुसाया, तुम भी चले जाओगे? कॉर्बेट और ज्यादा घबरा गए। जोर से उन्होंने दरवाजे पर हाथ मारा, बहादुर दरवाजा खोलो। लेकिन कमरे के अंदर आवाजें और तेज होने लगी। कुर्सी खुद ब खुद खिसकी, मेज कांपी और दीवार से जैसे किसी औरत के रोने की आवाज आई। सिसकिया, फिर एक मर्दाना कराह की आवाज, फिर अचानक बच्चे जैसी हल्की चीख। ऐसा लग रहा था एक भूत नहीं, भूतों का पूरा परिवार वहां पर है। कॉर्बेट के लिए जंगल का डर नहीं था, ये एक ऐसा डर था जिसका कोई चेहरा नहीं था। कुर्सी खींचने की आवाज और बहुत सारी जो आवाजें थी बहादुर खान के कमरे में सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था तेज तेज आवाजें आ रही हैं। अब उसने एक बार बोला, साहब। जैसे ही बहादुर खान ने साहब बोला, कॉर्बेट ने भी आवाज सुनी। शायद कॉर्बेट के साथ कमरे में जो दूसरे लोग थे या आत्माएं थीं, उन्होंने भी आवाज सुनी। अचानक आवाज आनी बंद हो गई, जैसे हर कोई सुनने की कोशिश कर रहा था। कॉर्बेट ने हिम्मत करते करते धीरे धीरे कदम बढ़ाए दरवाजे की तरफ। दरवाजे को टटोला, टटोल टटोल के अपनी उंगलियां ऊपर उठाई। धीरे धीरे सरकती हुई उंगलियां चिटकनी तक पहुंची। चिटकनी बर्फ जैसी ठंडी थी। हिम्मत करके जोर की सांस भर के कॉर्बेट ने ताकत लगाकर चिटकनी को नीचे सरकाने की कोशिश की। अचानक टक की आवाज आई। चिटकनी नीचे सरक गई। दरवाजे को खींचा, दरवाजा खुल गया। जोर से भागने की कोशिश की कॉर्बेट ने, पता नहीं कहां से हिम्मत आ गई। भाग के बाहर आए, देखा बाहर बहादुर खान खड़ा है। बाकी के नौकर जो बाहर वरांडे में सो रहे थे वो भी जाग चुके थे। सब कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहे थे। जब कॉर्बेट साहब बाहर आए, पसीने से तरबतर थे। पूरे शरीर से पसीना ऐसे गिर रहा था जैसे अभी अभी पानी के फव्वारे से नहा के आए हो। चेहरे में मौत का सन्नाटा। बाहर जो आग जल रही थी, नौकरों ने और लकड़ी डाली, उसे तेज किया। सारी लालटेन की लौ तेज कर दी गई। कॉर्बेट का चेहरा फक्क सफेद दिख रहा था। कॉर्बेट की आंखें फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौत को देखकर लौटे हों। बहादुर खान हैरान रह गया। साहब, आपको क्या हुआ है? कॉर्बेट कुछ बोल नहीं पाए। वो वरांडे में आगे की तरफ चले गए। सारे नौकर जाग चुके थे। कॉर्बेट ने कांपती आवाज में कहा, मैं अब यहीं सोऊंगा, कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा। बहादुर खान ने पूछा, साहब अंदर क्या था? लेकिन बहादुर खान की इतनी हिम्मत हुई नहीं कि कमरे में झांक के देख ले कि अंदर कमरे में क्या था। वो तो कमरे के दरवाजे की तरफ भी नहीं देख रहा था। कॉर्बेट ने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा अब भी आधा खुला हुआ था। अंदर अभी भी अंधेरा था। कॉर्बेट ने कहा, पानी पिलाओ। बाहर पड़ी हुई कुर्सी पे वो ऐसे गिर गए जैसे बरसों से थके हों। एक गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी, फिर सिगरेट जलाई। सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाए, थोड़ी सांस ली। तब तक बहादुर खान ने फिर दोबारा पूछा, साहब हुआ क्या है? कॉर्बेट ने धीरे से कहा, कुछ डर जंगल से बाहर नहीं आता, कुछ डर कमरों में इंतजार करता है। उसके बाद कॉर्बेट ने कहा, तुम लोग सो जाओ, मेरा बिस्तर यहीं पर लगा दो। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। कमरे के अंदर जाकर कॉर्बेट का बिस्तर बाहर ले आए। दूसरा ही बिस्तर बिछा दिया गया। कॉर्बेट वरांडे में स्टाफ के एकदम पास लेट गए। उनके एक तरफ गढ़वाली स्टाफ थे, एक तरफ बहादुर खान, बीच में कॉर्बेट। आज पहली बार वो अकेले नहीं सोना चाहते थे। बहादुर खान ने धीरे से पूछा,
साहब आपने आदमखोर बाघिन का सामना किया है, तब तो आप कभी डरे नहीं। फिर उस कमरे में ऐसा क्या था जो आप इतने ज्यादा पसीना पसीना हो गए? कॉर्बेट ने आंखें बंद कर ली। बोले, बाघिन सामने से आती है, पीछे से आती है, उस पर निशाना लगाकर गोली चलाई जा सकती है, लेकिन जो चीज आंखों से ही ना दिखे उस पर आदमी गोली कैसे चलाए? बहादुर खान चुप हो गया। रात का बाकी का हिस्सा बहुत लंबा था। किसी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन सारे ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि वो सो रहे हो। कमरे से अब दोबारा फिर आवाजें आनी शुरू हो गई थी। कभी हल्की सी आवाज आती, कभी चारपाई के चरमराने की आवाज आती, कभी कुर्सी के खिसकने की आवाज आती। कॉर्बेट भी आंख खोल देते, उनके नौकर भी आंख खोल देते। बहादुर खान की आंखें तो खुली ही थी। कोई भी उस बारे में बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब जानते थे कमरे के अंदर कोई नहीं है, साहब तो बाहर आ चुके हैं। लेकिन आवाजें कमरे के अंदर से आ रही हैं। इसी तरह आंख बंद करते, आंख खोलते, आवाजें सुनते, धीरे धीरे रात बीत गई। आकाश में हल्की सी लालिमा आने लगी। हर कोई इंतजार कर रहा था लेटे लेटे कि सुबह की पहली किरण आए तो वो उठने की हिम्मत करे। धीरे धीरे सुबह हुई, पहाड़ों पर धूप आई, पक्षी बोले, मगर कॉर्बेट के चेहरे पर रात अभी बाकी थी। सुबह नाश्ते के टाइम पर तहसीलदार फिर आ गए बंगले पर। घबराए हुए कॉर्बेट को वरांडे में बैठे देखा तहसीलदार ने। बड़ा ही गंभीर चेहरा बनाते हुए तहसीलदार ने कॉर्बेट से पूछा, साहब रात अच्छी कटी? कॉर्बेट ने तहसीलदार की आंखों में देखा, प्रश्नवाचक निगाहों से। उन निगाहों को देखते ही तहसीलदार घबरा गया। उसने दूसरा सवाल नहीं पूछा। पहले का जवाब कॉर्बेट ने दिया नहीं। फिर कॉर्बेट ने पूछा तहसीलदार से, आप इस कमरे के बारे में सच्चाई जानते थे? तहसीलदार ने अनजान बनते हुए कहा, नहीं हुजूर। कॉर्बेट ने फिर पूछा, कौन है इस कमरे के अंदर? तहसीलदार ने सिर नीचे झुकाया। बोला, साहब मैंने कहा था ना, जंगल का डर बाहर है, बंगले का डर अंदर। मैंने कुछ अजीबोगरीब बातें सुनी थी। मैंने सुना था जो इस कमरे में सोता है यहीं का होके रह जाता है, सुबह उसकी लाश मिलती है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है। अंदर क्या होता है किसी को नहीं मालूम। कॉर्बेट ने पूछा कि तहसीलदार साहब, आपने कौन सी कहानियां सुनी थी, मुझे बताइए। तहसीलदार ने कहा, एक राहगीर ने यहां पर रात रुकने की मोहलत मांगी थी। चौकीदार ने मोहलत दे दी थी। चौकीदार खुद अपने गांव चला गया था। सुबह लौट कर आया, देखा दरवाजा अंदर से बंद है। तोड़ने पर मालूम चला कि उस आदमी की लाश है वहां पर। लाश का चेहरा बुरी तरह से डरा हुआ था, आंखें खुली हुई थी। गांव के लोगों ने बताया था कि इस कमरे में एक औरत की मौत हुई थी। कुछ कहते हैं कैदी ने भी यहां पर दम तोड़ा था। रात को उसे बंद कर दिया गया था आगे के सफर पर जाने के लिए। सच क्या है कोई नहीं जानता। तहसीलदार ने थोड़ा रुक कर कहा, मगर साहब हर कहानी झूठी नहीं होती। कुछ कहानियां इसलिए बचती हैं क्योंकि उनमें कोई दर्द जिंदा रहता है। कॉर्बेट बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, आज की रात आप रुकेंगे? तहसीलदार ने सिर झुका दिया, कोई जवाब नहीं दिया। कॉर्बेट समझ गए। कॉर्बेट ने तहसीलदार के सामने ही अपने नौकरों से कहा, आज की रात मैं वरांडे में बाहर सोऊंगा, अंदर नहीं सोऊंगा। तहसीलदार ने सिर झुकाए झुकाए धीरे से कहा, बेहतर फैसला है साहब। दूसरी रात भी तहसीलदार घर चला गया। इस बार कॉर्बेट ने उसे बहादुर नहीं समझा। अब कॉर्बेट सच जान चुके थे। उन्होंने वरांडे में बिस्तर डलवाया। बहादुर खान ने पूछा, साहब आज कमरे में नहीं सोएंगे? कॉर्बेट ने शांत आवाज में कहा, नहीं बहादुर, आदमी को हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। रात को फिर वही बंगला खामोश हुआ। कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन आधी रात में अंदर से आवाज आई, टक टक टक। नौकर जाग गए। कॉर्बेट ने करवट बदली। आवाज फिर आई, घिस घिस। बहादुर खान ने पूछा, साहब सुन रहे हैं? कॉर्बेट ने बिना उठे कहा, हाँ, मगर आज मैं उसके कमरे में नहीं हूं, वो मेरे पास नहीं है। कुछ देर बाद कमरे के अंदर से जैसे किसी ने धीरे से दरवाजे पर नाखून मारे, खर्र खर्र खर्र। फिर एक फुसफुसाहट। आवाज आई, मत जाओ। ये आवाज एक औरत की आवाज थी।
कॉर्बेट ने आंखें बंद रखी, धीमे से बोले, कुछ रूहें इंसान को नहीं मारती, बस उसे अपना डर दिखा देती है। सुबह जब कॉर्बेट चंपावत टाइग्रेस के निशान देखने निकले तो बंगले के बाहर कदम रखते हुए उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दिन की रोशनी में बंगला बिल्कुल साधारण लग रहा था, लेकिन कॉर्बेट जानते थे कुछ जगहें दिन में इमारत होती हैं और रात में राज। उस रात के बाद कॉर्बेट ने शायद जंगल को अलग नज़र से देखा होगा, क्योंकि जंगल में बाघिन थी, मगर बंगले में कुछ ऐसा था जिसे गोली, बंदूक, हिम्मत कुछ भी नहीं रोक सकता था। इस बंगले में रुकने के बाद ही चंपावत टाइग्रेस ने अपना आखिरी शिकार, 16 वर्षीय लड़की जिसकी नई नई शादी हुई थी, प्रेमका देवी को मार दिया। कॉर्बेट साहब ने एक हाके का इंतजाम करवाया तहसीलदार के साथ। हालांकि उनकी गोलियां कम पड़ गई थीं, लेकिन तहसीलदार की बंदूक लेके आखिरी निशाना साधा, सटीक बैठा और टाइग्रेस जो कि छलांग लगा चुकी थी, गिर पड़ी कॉर्बेट साहब के पास आकर ही। जैसे ही टाइग्रेस मरी, हाका करने वाले यानी बीट करने वाले गांव वाले पहाड़ के ऊपर से दौड़ पड़े उस टाइग्रेस को मारने के लिए। गुस्से से किसी तरह से कॉर्बेट ने, तहसीलदार ने उन लोगों को शांत कराया। कॉर्बेट को चिंता थी कहीं इस टाइग्रेस की खाल ना खराब हो जाए जब गांव वाले से पत्थर और डंडों से पीटे। उनको समझाया गया कि तुम्हारा बदला ले लिया जा चुका है, टाइग्रेस को साहब ने मार दिया है। बड़ी मुश्किल से लोग शांत हुए। इधर कॉर्बेट टाइग्रेस को मारने के बाद अभी भी अंदर से बहुत अशांत थे। उनके दिलो दिमाग में केवल यही सवाल चल रहे थे कि आखिर आवाज जो आई थी रात में किसकी थी? आदमी की, औरत की, बच्चे की? कौन था जो नहीं चाहता था कि मैं वहां से जाऊं? तो दोस्तों, ये चंपावत के फॉरेस्ट बंगलों की एक सच्ची कहानी थी। इसमें ज़्यादातर बातें फैक्ट हैं, केवल कमरे के अंदर की बातें कल्पना पर आधारित हैं। हुआ यह था कि जब तेज आवाज़ें सुनाई दी तो बहादुर खान बाहर निकल के आया। कॉर्बेट भी तेजी से कमरे से बाहर निकल के आए। उन्होंने केवल शॉर्ट्स पहने थे, पसीने से तरबतर थे, बुरी तरह से डरे हुए थे। उसके बाद उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं कमरे के अंदर नहीं जाऊंगा, वरांडे में ही सोए थे। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ था। बाद में कई राइटर्स ने जब रिसर्च की तो उन्होंने अंदाजा व्यक्त किया है कि शायद कॉर्बेट साहब को पैनिक अटैक्स आते थे। यही वजह है कि वो बंद कमरे में सोना पसंद नहीं करते थे। काला डूंगी का जो उनका फॉरेस्ट बंगलो था, उसमें बाहर टेंट लगा के सोते थे। नैनीताल का जो उनका बंगला था, गर्नी हाउस, उसमें बाहर सोने की जगह नहीं थी, कमरे में सोते थे, लेकिन खिड़कियां खुली रख के सोते थे। ज़्यादातर वो जो कपड़े पहनते थे उसमें शॉर्ट्स पहनना पसंद करते थे। इस तरह से शायद बंद जगह में कॉर्बेट को पैनिक अटैक्स आते थे। इस बात की संभावना है कि उन्हें पैनिक अटैक आया हो, और जब जब वो, जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि अपनी दूसरी किताब में इसका जिक्र करेंगे, जब जब वो सोचने बैठते होंगे, लिखने बैठते होंगे, उन्हें वही डर दोबारा लगने लगता होगा। इसलिए कभी भी किसी भी किताब में इस घटना का वो जिक्र नहीं कर पाए। ऐसी ही एक घटना कॉर्बेट के साथ हुई थी, सच्ची घटना। जब वो एक राजा के महल में गए थे, उनके साथ उनके एक मित्र थे आर्मी के। जब राजा के यहाँ रुके थे, एक कमरे में ताला बंद था। कॉर्बेट साहब ने पूछा था कि आखिर ये ताला क्यों बंद है। उन्हें बताया गया कि ये कमरा हॉन्टेड कमरा है, इसमें भूत रहता है, इसलिए इसमें हमेशा ताला बंद रहता है। इसके बगल वाले कमरे में उनको सोने के लिए बोला गया। लेकिन कॉर्बेट ने कहा कि नहीं, ये कमरा खोलिए, मैं इसी कमरे में सोऊंगा। दोनों कमरों के बीच में एक दरवाजा भी था, और जो कॉर्बेट साहब के साथ उनके मित्र गए थे आर्मी वाले, वो बगल के कमरे में सो रहे थे। अचानक जोर से आवाज आने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला अपनी साइड से। कॉर्बेट दरवाजे को भड़बड़ा रहे थे। जैसे ही इनके मित्र ने अंदर वाले दरवाजे को खोला, कॉर्बेट दौड़ते हुए इस कमरे में आ गए। वही हालात थे, केवल शॉर्ट्स पहनी थी, पसीने से तरबतर थे, चेहरे पर मौत साफ दिखाई दे रही थी। उनके मित्र ने पूछा, क्या हुआ? कॉर्बेट ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पलंग पर लेट गए। उसके बाद मित्र भी लेट गए। मित्र को तो नींद आ गई, कॉर्बेट साहब सोए कि नहीं सोए मालूम नहीं। नाश्ते की टेबल पर मित्र इंतजार कर रहे थे, मेजबान भी इंतजार कर रहे थे। कॉर्बेट साहब थोड़ी देर से आए। आते ही नाश्ता करने बैठ गए। अभी उन्होंने थोड़ा ही नाश्ता खाया था कि उनके मित्र ने पूछा, कॉर्बेट
कल रात क्या हुआ था, क्यों तुम कमरे से डर के आए थे। अचानक कॉर्बेट ने सिर ऊपर उठाया, उनकी तरफ देखा, बोला, इस बारे में मैं दोबारा कोई बात नहीं करना चाहता। और अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर कॉर्बेट चले गए। तो ये सारी घटनाएं सच्चाई पर आधारित है। इन बातों से यही कंक्लूजन निकाला गया कि शायद कॉर्बेट को घुटन होती थी बंद कमरे में, और उससे वो घबरा जाते थे, उनको पैनिक अटैक आते थे, और जब वो उस घटना के बारे में दोबारा सोचते थे, कोई दोबारा उनसे पूछता था, उन्हें वही घबराहट दोबारा होने लगती थी। तो दोस्तों, ये थी चंपावत के भूतिया बंगले की कहानी। ज़्यादातर सच्चाई, थोड़ा सा अंश कल्पना पर आधारित, बाकी सारे फैक्ट्स पर आधारित। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। क्या था क्या नहीं था, इसका आकलन आप खुद कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई कहानी में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।